जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अदासा सोतीस स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ये क्लास आपकी डेली 6 बजे होती है, शाम को 6 बजे ये क्लास डेली आपकी होती है इसी चैनल अदासा सोतीस स्टडी पर। तो आज हिस्ट्री का हम पार्ट 5 हल करेंगे, जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन करवाते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने PDF तैयार किया है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ मिलकर तैयार किया गया। इसमें वो क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लायक हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सारे SSC GD के उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस भी मिलेंगे और हिस्ट्री के क्लासेस व ज्योग्राफी पॉलिटी हर तरह के क्लासेस मिलेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। डेली 6 बजे क्लास इसी चैनल अदासा सोतीस स्टडी पर होती है। बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे क्या होगा, आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर अपने दोस्तों में करें, जिससे और भी दोस्तों को इस क्लास के बारे में पता चल सके। अगर आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ भी इसको शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने इस वीडियो के बारे में राय जरूर लिख के आए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तार से हर क्वेश्चन पर चर्चा की जाएगी, जो क्वेश्चन आपके चर्चा करने के लायक होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आज 81 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 80 क्वेश्चन किए हैं हिस्ट्री के। कह रहा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो पुरंदर इंद्र के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में हमें दो ही देवता देखने को मिलेंगे, एक इंद्र और दूसरे कौन से हो जाए, अग्नि। कौन से हो जाएंगे, अग्नि, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे आपके अग्नि देवता हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका। कह रहा, सुलभ सूत्र किस विषय पर लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा, सुलभ सूत्र किस विषय पर लिखा गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा, सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो आपको याद रखना है ज्यामिति से संबंधित है। क्लियर है, ज्यामिति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और ऋग्वेद, यहीं से आपकी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ तो माना जाता है। ठीक है, आपको उपनिषद, मुंडकोपनिषद जैसे है, वहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्या धर्म स्थलों में भू राजस्व की दर क्या आती है, बताइए। धर्मशालाओं में भू राजस्व की दर क्या आती है, मतलब वैदिक काल की बात कर रहा है। वैदिक काल में आपको बताना है कि जो धर्म शास्त्रों में थे, तो उनमें धर्म शास्त्र जितने भी हुए हैं, जैसे आप यही ऋग्वेद मान लीजिए, तो इनमें भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित की गई, तो आपको याद रखना 1/6। मतलब 6 अगर कोई पैदा करता है तो 1 आपको भू राजस्व के रूप में देना पड़ेगा। 1/6 जो होती है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण जो थे ये निष्क के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे, निष्क के नाम से क्या जाने जाते हैं, स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं। इन्हें निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता है, निष्क। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लेंगे। एक वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, आपको वीडियो अपने आप याद आ जाएगा। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला, इस पर स्टार आप लोग लगा लेंगे। कह रहा है, योग दर्शन के प्रतिपादन कौन है, तो पतंजलि इसका राइट आंसर। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इनका कौन सा दर्शन है, गौतम का कौन सा दर्शन है। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रतिपादन कौन है, पतंजलि है। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादन कौन है, और न्याय दर्शन के, काहे के, न्याय दर्शन के। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहा से, दर्शन से संबंधित है। उपनिषद पुस्तकें कहा से, दर्शन से संबंधित हैं। उपनिषद पुस्तकें जितनी भी हुई हैं वो कहा से संबंधित हैं, भाई साहब, दर्शन से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो देखिए आपको याद रखना, आरंभिक जो वैदिक काल है वो सिंधु नदी इसमें सबसे ज़्यादा वर्णित की गई है। इनमें हालांकि जो नदियाँ थीं, इससे पहले
कई नदियों के अलग, जैसे सरस्वती का पहले प्राचीन नाम आपको याद रखना नदीतम था। क्या था? नदीतम इसका नाम था। क्या था? नदीतम इसका नाम था। आपको याद रखना। तो ये बातें आपको याद हैं। पिछले जितनी भी नदियाँ यहाँ आप देखते हैं, जैसे यमुना हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, तो इनके अलग अलग नाम थे। रावी, व्यास, सतलज, झेलम, इनके सबके अलग अलग नाम थे वैदिक काल में। जब आपको डिटेल से हम पढ़ाएंगे वैदिक काल तो आपको बिल्कुल उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आरंभिक वैदिक काल में आपको याद रखना है कौन सी नदी वर्णित थी, तो सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता हमने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं पीडीएफ में, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल विस्तार से समझाई है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित संबंधित है? क्रम का जो सिद्धांत कर्म का, ये किससे संबंधित है? मीमांसा से। किससे? मीमांसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी अच्छे हैं और आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो आपको याद रखना गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। जैसे अपने वर्तमान में चल रहा है, कैसी थी? गणतंत्र। लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र थी। आपको याद रखना कैसी गणतंत्र प्रणाली थी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको याद रखना ऋग्वेद। मैंने अभी आपको बताया था ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन। अच्छा, त्रिस्तरी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद। जो आपका अथर्ववेद है ये आपका तृतीय स्तरी में शामिल है। तृतीय मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसमें आपका अथर्ववेद जो है ये शामिल नहीं है, इसको त्रिस्तरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में परिचित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंशतः गद्य रूप में रचित है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा अंशतः क्या है? गद्य रूप में ये आपका लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना। ठीक है, यजुर्वेद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये सबसे ज्यादा प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा प्राचीनतम कौन सी है? मनुस्मृति है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए, तो अगर आपने अभी तक, एक मिनट रुक जाए, उसमें क्वेश्चन तो नहीं रह गया यार, ये रह गए हैं अभी। ये मनुस्मृति वाला अपने लोगों ने के लिए था। ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बताइए, काव्य, आदि काव्य की जो संज्ञा है किसे दी जाती है? मतलब आदि काव्य क्या था? तो आपको याद रखना है रामायण जो है ये आदि काव्य। आदि काव्य मतलब क्या होता है? जैसे इतिहास को हम कितने बहुत से भागों में बांटते हैं, तो उसी में से आपका कौन सा आदि काव्य है, इसे आप रामायण कह सकते हैं। आदि काव्य क्या है? रामायण आपका आदि काव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वामित्र ने। किसने? गायत्री मंत्र की जो रचना की थी किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 20 इज द करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हड़प्पा वासी किस वस्तु से उत्पादन सबसे पहले किया था? देखिए, आपको याद रखना, हड़प्पा वासी की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता थी और व्यापार होता था। तो अगर इनकी बात करेंगे, सबसे पहले अगर कहीं कपास का उत्पादन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। हड़प्पा वस्तुओं सबसे पहले कपास का ही इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, हालांकि यहाँ से जौ के साक्ष्य भी मिले हैं और हड़प्पा से कई साक्ष्य मिले, लेकिन सबसे प्राथमिक साक्ष्य कपास के मिले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी बात कही जाए, क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट होने के बहुत से कारण है। सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूँ इसके इंपॉर्टेंट होने के क्या कारण। देखिए, अगर आप मान लिया ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? पाषाण काल पढ़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता के आप बाद में क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल पढ़ते हैं। क्या? वैदिक काल। अगर आप पाषाण काल में देखेंगे तो क्या करता था? मानव शिकार करता था। क्या करता था भाई साहब? शिकार। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। मानव क्या करता था? शिकार करता था। किसमें? पाषाण काल में। मानव क्या करता था? खाने के लिए दर बदर घूमता था। ठीक है, उसके बाद में तो बाद में मानव ने घर बनाए, लेकिन पहले क्या था? खाना बदोश था। क्या था भाई साहब? पहले क्या था? खाना बदोश था। तो ये भी बात आपको याद है। पहले क्या था? खाना बदोश था। ठीक है, पहले मानो क्या था? खाना बदोश था। शिकार के लिए इधर उधर घूमता था और किसी झोपड़ियों में रहता था। तो यानी कि पाषाण काल जो था ये पूरी तरीके से कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था थी। कैसी थी? ग्रामीण व्यवस्था थी पूरी तरीके से। लेकिन अब जब आप वैदिक काल को जाते, सिंधु घाटी सभ्यता अभी थोड़ी देर के लिए हमने मान लीजिए रोक ली है। ठीक है, अभी बाद में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में अगर आपने देखा तो कैसी थी? बिल्कुल पशुपालन को यहाँ पर मान्यता सबसे ज्यादा दी गई। कहा को? पशुपालन को दिया गया। पशुपालन का प्राथमिक
पेशा था? द्वितीय पेशा क्या था? कृषि था। अब बताइए, जहाँ पशुपालन होगा, जहाँ कृषि होगी, कैसी सभ्यता होगी भाई साहब? कैसी सभ्यता होगी? ग्रामीण सभ्यता होगी। कैसी सभ्यता होगी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी आपकी कैसी सभ्यता थी भाई साहब? ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी आपको याद रखना। वैदिक काल भी आपकी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्या था हिंदू घाटी सभ्यता इतनी पावरफुल? तो आपने अगर पाषाण काल में देखा तो पाषाण काल में लोग काहे से तांबा का प्रयोग किया करते थे। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को किसी ना किसी तरीके से इनके लोगों को क्या पता चल गया कि तांबे में अगर हम क्या जोड़ दें भाई साहब? टिन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? टिन जोड़ दें। तो टिन अगर जोड़ देते हैं तांबे में, तो तांबे में टिन जोड़ देने से भाई साहब क्या बनता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तांबे में टिन जोड़ देने से क्या बनता है भाई साहब? कांसा बनता है। कांसा बनता है। अब कांसे से क्या इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल आ गया सिंधु घाटी सभ्यता में? तो कांसा तांबे की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होता है, तो इससे जो खेत की जुताई वगैरह थी करने में आसानी रहती थी। खेत की जुताई करने में आसानी रहती थी। अब आप कहेंगे अगर खेत, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी खेत जोतते थे, तो ये भाई साहब तो ये कैसे हुए, मतलब नगरीकृत? तो कहने का मतलब है प्रारंभ में इन्होंने खेती की, लेकिन खेती नहीं करेंगे तो डेवलप कैसे होगा? तो पहला प्रारंभ में इन्होंने क्या किया? प्रारंभ में इन्होंने खेती की। मानते हैं प्रारंभ में क्या किया भाई साहब? इन्होंने प्रारंभ में खेती की। उसके बाद इन्होंने इतना उगाया, इन्होंने इतना उत्पादन किया। क्या किया? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्या किया? उत्पादन किया। और उत्पादन जब क्या हुआ? उत्पादन जब ज़्यादा होने लगा तो इन्होंने अपना खाया, और अपना जितना खा सके उतना खाया, और क्या किया? इधर उधर बेचा भी, यानी कि व्यापार भी करना शुरू किया। तो यहीं से व्यापार जितना भी शुरू हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता के यही कारण है कि जितना इन्होंने पैदा किया, मतलब उत्पादन किया, उससे उतना खा नहीं सके। जब खा नहीं सके तो इन्होंने उसको भाई अन्नागार बनाए थे। तभी उनको भंडारण के लिए क्या अपने अन्नागार के सच कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से आपके अन्नागार से साक्ष्य मिले। तो उसी से आपका अन्नागार, जब वही अन्नागार था, वही रखने के लिए, अनाज रखने के लिए अन्नागार का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब सिंधु घाटी कहीं ना कहीं जो सभ्यता रही होगी वो आपकी व्यापारिक सभ्यता थी, इसीलिए आपकी व्यापारिक सभ्यता। तो जो कांसा आया ये सबसे प्राचीनतम। अब कहेंगे लोहा, तो लोहा आपको याद रखना वैदिक काल में भी लोहा नहीं है। वैदिक काल दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लोहे की जो खोज हुई, आपको ये बात याद रखनी, लोहे की जो खोज हुई थी, काहे की? लोहे की जो खोज हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई। काहे की? उत्तर वैदिक काल में हुई। ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो लोहे जब आया उसी से, तो फिर तो भाई क्रांति आ गई पूरे प्राचीन भारत में। छोटे छोटे मतलब राज्य कट गए, लोग जमीन के लिए लड़ने लगे, क्योंकि लोहे ने क्रांतिकारी घटना पैदा हुई। लोग बहुत कृषि करने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपज करने लगे। तो इससे क्या हुआ? क्रांतिकारी घटना आई, और फिर तो आपके महाजनपद बने, जैसे आपने मौर्य काल देखा, और इससे पहले नंद वंश देखा, तो बहुत शासन हुए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने बहुत विस्तार से पढ़ाई, इससे पहले आपके वीडियो देखेंगे, उनमें बहुत कुछ साक्ष्य कहाँ से क्या मिला सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन डेली 6 बजे, शाम को 6 बजे बिल्कुल शांत मूड में आप लोग आ जाया करें। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर 20 क्वेश्चन होते हैं, बहुत टॉप के क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन हैं, अभी जाएं ना आप लोग। और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें। एसएससी जीडी के जितने भी स्टूडेंट आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो उनमें ये क्लास जरूर शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाएं इस वीडियो के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको बताइए। क्वेश्चन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं? तो आपको याद रखना है भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित है, सॉरी कह रहा है भारत में स्थित है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें, थोड़ी और भी आ गई सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि देखिए सिंधु घाटी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कतई चुटकियों में। कैसे क्लियर होगा? कौन सा स्थल कहाँ है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? ये मान लिया उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो इसको कहते हैं मांडा। क्या कहते हैं? मांडा कहते हैं। आप लोग समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं? मांडा। तो ये कहां पर वर्तमान में आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पर? JNK में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे जो दक्षिणी वाला इलाका था ये आपका क्या था? दयामाबाद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दयामाबाद आपने कहीं लिखा देखा होगा, कहीं दयामाबाद लिखा है। चलिए दयामाबाद कुछ भी आप लोग समझ लीजिए क्या है, दयामाबाद कुछ भी आप लोग समझ लीजिए। दयामाबाद जो था ये कहाँ पर था? ये आपका महाराष्ट्र में वर्तमान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो सबसे पूर्वी इलाका था, यानी कि इस तरफ आप लोग सबसे पूर्वी इलाके में बात करेंगे तो आलमगीरपुर आप लोग समझ लीजिए कहाँ है? आलमगीरपुर है। वर्तमान में ये यूपी मेरठ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूपी मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। अगर सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो सबसे जो पश्चिमी आपका था वो कौन सा था? तो आपको वो बात याद रखनी, सबसे जो पश्चिमी था आपका, जो सबसे पश्चिमी था
वो कौन सा था? बलूचिस्तान। कहाँ पर था? बलूचिस्तान, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में सबसे ये क्या था? बलूचिस्तान। क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक आपका मांडा हो गया और एक आलमगीरपुर, क्योंकि ये यूपी का क्षेत्र है और अपने भारत में ज़्यादा पड़ता है, उत्तर भारत में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। और मांडा भी पूछा जाता था, उत्तरी इलाका बहुत पूछा जाता है मांडा। तो कहने का मतलब लोथल एकमात्र ऐसा वर्तमान में है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सा जिला है? लंबोदरी, कुछ ऐसा ही नाम है, मेरे से स्लिप हो रहा है। वहाँ हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, ये भी आपका माउंट गोदरी जिला है। ठीक है, तो आपको याद है मोहनजोदड़ो भी कहाँ वर्तमान में? पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर है। नदियां भी आपके एग्जाम में पूछी जाती। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपको याद रखना है भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के कहाँ पर है? गुजरात में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये बात भी आपको याद रखनी। ये क्वेश्चन आपसे कहाँ 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। क्लियर है? चलिए कभी कभी विस्तार से भी आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम भोजक क्या है? क्या कहा गया है? ग्राम भोजक कहा गया है। अच्छा, पाली भाषा में सबसे ज्यादा उपदेश किसने दिए थे? तो आपको गौतम बुद्ध को याद रखना है। ठीक है, एक भाषा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि इंपॉर्टेंट है? ब्राह्मी लिपि, आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि। ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था और 2018 में। ब्राह्मी लिपि का सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो अशोक के अभिलेखों में। कहाँ पर? अशोक के अभिलेखों में। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, कितने जितने भी अभिलेख हैं कहाँ में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आपको याद रखना, जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। आपको याद रखना है जेम्स प्रिंसप ने कब पढ़ा था? तो 1921 में। किसमें? 1921 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है। कह रहा नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को याद रखना, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदनी। ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदनी था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, घनानंद इसी का शासक था जिसने चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कभी आपको बताएंगे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की जो किस हिसाब से चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त मतलब सिकंदर अपने भारत से चला गया था। ये बुद्धि ही होती है, ये इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जब आप स्मार्ट स्टडी, आपको स्मार्ट नॉलेज होता है तो उसी से आप बिना शत्रु को मारे ही दुश्मन को भगा सकते हैं। तो सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? जो क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं उनमें जो विस्तार से चर्चा करने वाली थी वो भी हमने करवाए, जो विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले थे वो भी हमने बताया। ठीक है, जो क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे उनको भी बताया कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां से जितने भी क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं मैंने आपको समझाया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक यार जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे डेली 6 बजे, डेली क्या होती है ये 6 बजे, डेली 6 बजे शाम को क्लास शांत मूड में 20-25 मिनट की डेली क्लास होती है। शाम को 6 बजे आप लोग आ जाया करेंगे। इसी चैनल अड्डा सरस्वती स्टडी में प्रीमियम क्लास होती है, आपको डेली 6 बजे मिल जाया करेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।